नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज सामने आ रही है और न्यूज क्या आ रही है कि आरबीआई के द्वारा जो है सोना खरीदारी में क्या कर दिया गया है, तेजी कर ला गया है। क्यों आरबीआई जो है सोना इतना ज्यादा खरीद रही है, क्या प्रमुख कारण है, नहीं है, मैं सब कुछ आपको साझा कर दूंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, न्यूज में यही चल रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में न्यूज आया हुआ था आपका कि एफपीआई के एग्जिट होने के कारण आरबीआई ने क्या किया है, सोना खरीदारी में तेजी ला दी है। अब सोना की खरीदारी में तेजी क्यों ला दी है, नहीं ला दी है, क्योंकि एफपीआई जो है, प्रमुख कारण है कि एफपीआई जो है एग्जिट कर रहा है। आपकी 13 मई की न्यूज है, इसलिए मैं आपके साथ ये तथ्यात्मक जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो आपका मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के। हमेशा से सिलेबस बोलने का मेरा यही एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि अगर बच्चों को सिलेबस नहीं याद होगा तब तक साथियों आप क्या करेंगे, चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या आप कभी भी कुछ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो आपके सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है, क्या आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई भी एक ओरिएंटेड तरीके से होती है ना। दैट्स वाई मैं हमेशा से सिलेबस बोलता हूं, ताकि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो न्यूज में यही है कि इंडिया का जो गोल्ड है वो जो बढ़ गया है, खरीदने से वो कितना बढ़ गया है, वो बढ़ गया है 760.4 टन। तो रिजर्व बैंक के द्वारा कितना गोल्ड इसमें जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है 16.58 टन। तो 16.58 टन जो है रिजर्व बैंक के द्वारा गोल्ड खरीदा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एफपीआई के एग्जिट करने के कारण आपका जो है गोल्ड में वृद्धि लाया गया है। क्यों लाया गया है, तो एफपीआई कितना डिक्लाइन किया साथियों, यह डिक्लाइन किया आपका 600 सॉरी हाँ 642.45 से लेके 597.72 बिलियन तक, यानी 44.73 बिलियन का इसमें डिक्लाइन किया गया है। और ये आपका एफपीआई क्या होता है, तो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अब सर कहोगे आप कि मुझे ये बताइए सर कि जो आप बोल रहे हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कारण गोल्ड खरीदना में तेजी लाया गया है, तो ये आपका फॉरेन जिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, क्या क्या है ये बला। तो सर अथियों मैं बता देता हूँ कि बहुत बार आपने एफडीआई तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत बच्चों ने एफपीआई नहीं सुना होगा। तो एफडीआई क्या होता है मैं बता देता हूँ छोटे टर्म में, क्योंकि एफडीआई के ऊपर बहुत पहले भी मैंने चर्चा कर रखी रही है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो एफडीआई आपका एक तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आपका एफपीआई भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। परंतु एफडीआई में जब भी इन्वेस्टर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी के अंदर में, तब उस कंपनी से उसका नाता जुड़ जाता है। नाता कुछ इस प्रकार जुड़ता है, क्योंकि जब भी आप एफडीआई करते हैं तो एफडीआई करने के लिए आपको कुछ सरकार की शर्तें माननी पड़ती है, ठीक है। और वो शर्तें क्या होती हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेज रेट कितना रहेगा, टैक्स रेट कितना रहेगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, मार्केट साइज ऑफ लोकल मार्केट कितना रहेगा, कमोडिटीज आप क्या बेचना चाहते हो। तो बहुत सारा चीज एफडीआई को अफेक्ट करता है। आपकी कंपनी आने से कितना का रोजगार जनरेट होगा। तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल जो है बहुत साथियों नहीं करना चाहते हैं विदेशी कंपनियां। उनको लगता है कि बहुत बड़ा माथापच्ची है, इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते करते ऐसे तो भाई इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, 10% से कम। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वो बन जाएगा आपका एफडीआई, ओके। और जब वो 10% से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वो बन जाएगा एफपीआई। जी हाँ साथियों, यानी कोई भी फॉरेन पर्सन, यानी कोई भी विदेशी आदमी या विदेशी कंपनी भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर में 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम एफपीआई कहते हैं। ये एफपीआई चाहे तो वो किसी शेयर या बॉन्ड को खरीद के करता है। इस तरह के एफपीआई इन्वेस्टर को पैसिव पोजीशन या पैसिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब ये पैसिव इन्वेस्टर्स क्यों कहते हैं साथियों, ध्यान से समझना इस बात को।
अगर आपको कहा जाए कि दो तरह की इनकम होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जितना देर काम किया उतना ही पैसा कमाया। जैसे अगर आप मान के चलो कोई दुकान खोलते हो, ठीक है, आप मान लो कोई दुकान खोल लिया, ठेला लगा लिया, उसमें आप सिंगल मालिक हो, आपके पास कोई ऐसा स्टाफ नहीं, आप अकेले उस दुकान को चलाते हो। यानी अगर आप सुबह से 10 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक दुकान चलाते हो, तो आपको उतने देर में ही जो इनकम होगी होगी, उसके बाद इनकम नहीं होगी। यानी इस तरह के इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। अगर आप बैठे हो यहाँ पे, घर पे बैठे हो, या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हो, शेयर बाजार में पैसा लगा दिए हो, या किसी भी बॉन्ड खरीदी हो, आप घर पे बैठे हो, सो रहे हो या खाना खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, लेकिन आपकी इनकम बढ़ रही है, तो उस तरह के इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। क्लियर है? तो इस तरह के इनकम को क्या किया जाता है? पैसिव इन्वेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आते हैं भारतीय इकोनॉमी के अंदर में पैसा कमाने। ना इनका मोटिव होता है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करके ना रोजगार जनरेट करना, ना भारत देश को आगे बढ़ाना। ये सिर्फ अपने फायदे और अपने मुनाफे के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट एफपीआई नहीं चाहती है, एफडीआई चाहती है। इसलिए एफडीआई को लेके गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, बहुत सारे फायदे देती है, क्योंकि उनको पता है कि एफडीआई आएगा तो रोजगार जनरेट होगा, भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर एफपीआई आएगा तो इससे सिर्फ विदेशियों को ही फायदा मिलेगा, भारत को फायदा तब तक मिलेगा जब तक उनका पैसा भारत के अंदर में लगा हुआ है। अब सुनो कहानी। कहानी ये है कि एफपीआई जो है, यानी जो यही इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर में, जो इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा लगाया हुआ था, वो अब इस पैसे को लेके क्या कर रहे हैं साथियों? बाहर निकल रहे हैं। यानी बाहर निकल रहे हैं, तो कितना बाहर निकल गए? यानी 44.73 बिलियन डॉलर से लेके ये भारत से बाहर निकल चुके हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था में महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी आएगी और तमाम तरह की चीजें आएंगी। यानी आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें हैम्पर होगा। उस हैम्पर से बचाने के लिए आरबीआई जो है सोना खरीद रही है। सोना इसलिए खरीद रही है ताकि वो जो इस एफपीआई से जो डैमेज हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसको कम क्षति पहुंचे या उसको एब्जॉर्ब कर सके। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गोल्ड होल्डिंग्स कुछ इस प्रकार भारत ने कर रखी है कि 453.2 मैट्रिक टन जो है आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर में हम लोगों ने सुरक्षित जगह पे डाल रखा है, अच्छे कस्टम ड्यूटी के साथ में। परंतु जो बचा हुआ गोल्ड है, दैट इज 295.8 मैट्रिक टन, उसको हमने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में उतार रखा है। और आपको पता है कि हम लोग जो भारत में रहते हैं, तो भारत में हर एक छोटे चीज में सोना देना बहुत ही शुभ माना जाता है भारतीय परंपरा में। जैसे शादी हो रही है बेटी की तो सोना दे दिया, दिवाली है तो सोना खरीद लिया, तो सोना देना हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा मानते हैं। इसके कारण जो सोना है डोमेस्टिक में, उसमें भी वृद्धि देखी गई है 39% की, कि हाँ 39% जो है उछाल आया है। अगर हम बात करें यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीजमेंट कितना हो गया है? 5.88 से लेके अब 7.1% का आपका इंक्रीमेंट हो चुका है। तो मैंने आपको करंट स्टेटस बता दिया कि भारत के अंदर में जो करंट गोल्ड है, यानी 700 आपका कुछ 753 मैट्रिक टन के आसपास कुछ इसमें गोल्ड है, उसमें आपका 753 मैट्रिक टन में 453.2 मैट्रिक टन आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर में है। ओके, लेकिन जो बचा हुआ है वो आपका भारत के अंदर में इधर उधर है। तो हम बात करते हैं साथियों कि टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है भारत के अंदर में, सॉरी टॉप कंट्रीज कौन कौन से अंदर है जो गोल्ड रिजर्व रखती है। तो टॉप पे आपका यूएस है, दूसरा जर्मनी है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, इंडिया है, नीदरलैंड है। यानी भारत जो है आपका 9वें स्थान पे आता है गोल्ड रिजर्व के मामले में। तो आप सोचोगे कि सर मुझे ये बताओ कि गोल्ड ही क्यों, ऐसी क्या खासियत है गोल्ड में, गोल्ड ही रिजर्व में क्यों रखा गया? और भी चीजें तो रिजर्व में रख सकते थे लोग, लेकिन गोल्ड को ही क्यों रखा गया? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा यह माना गया है कि गोल्ड जो है थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट है यूएस डॉलर और यूरो के बाद। यानी अगर आपको कभी भी लोन लेना रहे बाहर की बैंकों से या किसी भी बाहर के इंस्टीट्यूशन से जो भारत में काम नहीं करती, तो वह कोलेट्रल के नाम पर आपसे आपका सोना लेती है।
आप तो कोई उसके रिश्तेदार लगते नहीं हो, अगर रिश्तेदार लगते भी हो तो वो आप पे भरोसा क्यों करे, हो सकता है आप पैसे लेके फरार हो जाओ। तो उस फरार होने से या बचने से आपसे कोलेटरल लिया जाता है। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। जैसे आप भारत के ही बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोलेटरल क्या है। आप बोलते हो कि सर मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, आपने सूटकेस उठाया, आप पहुंच गए एसबीआई 1 करोड़ का लोन लेने के लिए। एसबीआई आपसे एक सवाल करेगा कि भाई तुम्हें 1 करोड़ की लोन तो मिल गई, लेकिन तुम्हें यह बताओ कि तुम सिक्योरिटी के नाम पे क्या रखोगे। तो आप बोलोगे कि सुनो भाई, मेरी क्या है, 1 से 1.5 करोड़ की एक जमीन है, उसको मैं एज ए सिक्योरिटी रखूंगा। 1 से 1.5 करोड़ की मेरी कार है, उसको मैं सिक्योरिटी रखूंगा। 1 से 1.5 करोड़ की मेरी कुछ ये है, उसको मैं सिक्योरिटी रखूंगा। तो आप सिक्योरिटी इसलिए रखते हो क्योंकि कल को अगर आप पैसे लेके फरार हो जाओ या दिवालिया हो जाओ या पैसे चुकाने में असक्षम हो जाओ, तब उसी कोलेट्रल को बेचकर अपना जो जुर्माना है वो भर सके कौन, जिस संस्था से आपने पैसे लिए हैं। ओके, इसीलिए एक कोलेट्रल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है साथियों, जो एसेट तुरंत कन्वर्ट हो जाए। जैसे पैसा तुरंत कन्वर्ट होगा, पैसे तो सामान खरीद लो, क्या हुआ, तुरंत कन्वर्ट हो गया। जब चीजें तुरंत, किसी कोई भी एसेट जो तुरंत कन्वर्ट हो जाए उसे हम लिक्विड एसेट कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट डेब्ट को भी चुकाने में भी क्या करती है, मदद करती है। अब ऐसे गोल्ड का जो फॉरेन रिजर्व के अंदर में क्या सिग्निफिकेंस निकल के आता है, सिग्निफिकेंस तो ये कुछ निकल के आ रहा है कि गोल्ड जो है ना साथियों, वो बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले करता है इंटरनेशनल मार्केट में। हाँ कि बहुत अच्छा रोल है, उसको झूठ का नहीं होता कि पुराने प्रथा चलती आ रही है कि सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए उसको महत्वपूर्णता दिया जा रहा है। उसी के चलते कुछ केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है ना झकाझक सोना खरीदने में लगी हुई है, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिजर्व्स के जो प्रेशर है, यानी फॉरेन रिजर्व्स के जो पैसे का प्रेशर है उसको कम कर सके। 2021 के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व के सर्वे के द्वारा यह पता लगाया गया कि 21% सेंट्रल बैंक जो है ना आने वाले 12 महीने के अंदर में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहती है। अब गोल्ड रिजर्व बनाना दो कारण से चाह रही होगी। जैसे हमारे भारत में अगर बढ़ा रही है तो वो एफपीआई के कारण बढ़ा रही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कारण भारत में जो है बढ़ाया जा रहा है गोल्ड रिजर्व। लेकिन दूसरे कंट्री में क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका अभी प्रमुख कुछ कारण निकल के नहीं आया है, लेकिन इनके सर्वे के हिसाब से यह देखा गया है या यह बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो अपना क्या बढ़ाना चाहती है, गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहती है। और ये कुछ ऐसा नहीं है साथियों कि मैंने बताया है कि गोल्ड इज सो इंपॉर्टेंट, यस गोल्ड इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड को गोल्ड से भी ज्यादा महत्व देता है आपका इन्वेस्टमेंट या दूसरा भी चीज दे सकता है जिससे आप दुगना तिगना पैसा कमा सकते हो, लेकिन गोल्ड ही को ऐसा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि सबके मन में यह है कि इसे इजी टू कन्वर्ट है, लिक्विड एसेट है, इसलिए इसे महत्व दिया जाता है। यानी सोना इस देश में भी चलेगा, सोना आपका, अगर जो सोना आप यूएस में यूज कर रहे हो वही सोना आप भारत में यूज कर सकते हो, वही सोना चाइना में यूज कर सकते हो। ये लिक्विड एसेट होने के कारण ये महत्वपूर्ण बनता है। ओके, जैसे आपका यूएस डॉलर और यूरो होता है, उसी तरह आपका गोल्ड भी थर्ड आपका, जैसा कि मैंने बताया आपको, लार्जेस्ट है रिजर्व के मामले में। तो यही आपका था। इसके ऊपर मेंस का मैंने क्वेश्चन लाया है साथियों कि मेंस 2015 के अंदर में आपका पूछा गया था कि क्रेज ऑफ अ गोल्ड इन इंडियंस हैज लेड टू सर्च इन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन रिसेंट ईयर and put the pressure on balance of payment, external value of rupee. In view of this, examine the merits of the gold monetization scheme. यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में आपको यह तथ्यात्मक जानकारी जोड़ते हुए लिखना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके 2015 के अंदर में मेंस के अंदर में यह सवाल आया हुआ था, इसलिए मैंने आपके सामने यह तथ्यात्मक जानकारी साझा की। अब आपको अच्छे तरीके से अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आरबीआई के द्वारा गोल्ड क्यों खरीदा जा रहा है, इतना क्या जरूरत आ गई गोल्ड खरीदने की। तो एफपीआई के गिरने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खरीदा जा रहा है गोल्ड। ओके, तो मैंने तो अपने बेस्ट तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है साथियों, और मैं आपसे बस 3 चीज चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं उन्हें भी। और भी किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप अपना सुझाव जरूर रखें। वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कमेंट में रीजन दे दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया,
ताकि मैं अगले वीडियो पे उस पर काम करूं और अच्छे तरीके से आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। मैं अपना बेस्ट देता हूं साथियों, आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, आपको क्यों पढ़ा रहा हूं उसका रीजन प्रोवाइड करता हूं, आपका सिलेबस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप चीजों को अगर पढ़ो ना तो आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम आपसे जो पूछ रहा है आप वो पढ़ रहे हो, आप न्यूज नहीं पढ़ रहे हो। आपसे न्यूज नहीं पूछेगा यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आपसे न्यूज नहीं पूछता। आपसे हर एक एग्जाम रीजन, काउज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व, यही सब पूछता है। ना कि आपसे पूछेगा कि सुनो न्यूज बताओ। एफपीआई के गिरने के कारण गोल्ड रिजर्व, ये सिर्फ न्यूज थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि गोल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, एफपीआई क्या होता है, एफडीआई में फर्क क्या है। आपका 2015 के मेंस में क्वेश्चन आया था, आपके सिलेबस में है गोल्ड का इंपॉर्टेंस। तो इस कारण से मैं आपको चीजें पढ़ाता हूं। आशा करता हूं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।